स्वागत है आपका दोस्तों बिहार और न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 20 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कोसी बराज के 14 फाटक खोल दिए गए हैं। जब बिहार में बाढ़ आ गया है, जब उफनाती नदी से बिहार के तटबंधों की निगरानी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में कोसी नदी हर साल उफनाती है। इस साल बाढ़ की अवधि में पहली बार कोसी नदी का जलस्तर 75,000 क्यूसेक को पार कर चुका है। कल शाम को कोसी नदी का जलस्तर इस लेवल पर रहा। इसके बाद कोसी बराज के 1 दर्जन फाटक खोल दिए गए। जब ताज़ा जानकारी के अनुसार बराज के 14 फाटक खुले हुए हैं। वहीं पर बराह क्षेत्र में कभी बढ़ते तो भी कभी घटते क्रम में जलस्तर दर्ज हो रहे हैं। जब बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अभी तैयारी तेज कर दी है। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने पर तार और पोल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। नई दरें भी तय हो गई है। हम आपको इस पूरी घटना के बारे में, पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। जी हां, बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दर तय कर दी गई है। कंपनी की याचिका पर 10 दिसंबर 2024 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली कनेक्शन का ही पैसा देना होगा। जब तार पोल की जरूरत हुई तो फिर कंपनी ही उसका खर्च उठाएगी। जब उपयोग का ये निर्णय 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगा। या इससे अधिक लोड का कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को तार पोल की कीमत अदा करनी होगी। पहले क्या होता था कि उपभोक्ताओं को तार पोल की जरूरत के अनुसार एस्टिमेट बनवा करके उसका पैसा देना पड़ता था। जब दिसंबर 2024 में आयोग ने प्रति पोल पैसा तय कर दिया, पर कंपनी ने संशोधित याचिका में दलील दी है कि ऐसे में माफी करने की जरूरत होगी तो फिर लोगों को बिजली कनेक्शन देने में देरी होगी। इस कारण आयोग ने तार पोल का पैसा लेने के नियम को ही समाप्त कर दिया। अब कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने में तार पोल का जो पैसा खर्च करेगी उसका दावा हर साल दायर ट्रैफिक प्रोटेक्शन करेगी। दोस्तों बिहार की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जीतन राम मांझी की पार्टी का एक नेता दिलीप कुशवाहा इसका नाम है और उसकी पत्नी नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा का नेता दिलीप कुशवाहा और उसकी पत्नी किरण लड़कियों को फंसा करके नेताओं को सप्लाई करती थी। ऐसे में इस रैकेट चलाने वाले हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के नेता दिलीप कुशवाहा और उसकी पत्नी किरण समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिलीप कुशवाहा और उसकी पत्नी किरण किराए के मकान में लड़कियों को बंधक बना करके देह व्यापार करवाते थे। यहाँ से लड़कियों को शहर के होटलों में भेजा जाता था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मकान और फिर 2 होटल में छापेमारी की। इस दौरान 4 लड़कियों को मुक्त कराया गया। साथ ही साथ दंपति सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की ने फंसने के बाद फोन करके पुलिस को लोकेशन भेजा। इस मकान तक अकेली लड़कियों जो किसी कारणवश स्टेशन और बस अड्डों पर होती थी उन्हें ऑटो ड्राइवर बहला फुसला करके पहुंचाता था। डीएसपी टाउन वनसीमा देवी ने बताया है कि गिरफ्तार लोगों में पवन और फिर अंकित कुमार होटल के मैनेजर हैं। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। जब बिहार डोमिसाइल नीति को लेकर के सियासत गरमाई है। इस बीच नीतीश सरकार ने डोमिसाइल नीति को लेकर के सरकारी भर्तियों में लागू करने का ऐलान कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 15,000 पदों पर भर्ती होगी और फिर इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। इस फैसले के साथ ही विपक्ष के उस चुनावी वादे को भी चुनौती मिल गई है जिसमें उन्होंने 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही थी। या डोमिसाइल नीति का अर्थ है कि सरकारी नौकरियों का शैक्षणिक संस्थान में एक निश्चित हिस्से को उस राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए आरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना और फिर बाहरी उम्मीदवारों के बढ़ते दबाव से उन्हें राहत दिलाना है। बिहार में इस नीति की मांग कई वर्षों से उठती रही है, खास करके उन युवाओं के बीच जो ये महसूस करते थे कि दूसरे राज्यों से आए उम्मीदवार उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं। वहीं पर पिछले दिनों पटना में कई अभ्यर्थियों ने सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के आंदोलन किया था। छात्रों का कहना था कि बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों में बाहर के लोगों की एंट्री से उन्हें गंभीर नुकसान हो रहा है। वहीं पर इस मुद्दे को भुनाते हुए राजद ने ऐलान कर दिया था कि अगर वह अगली सरकार बनाती है तो 100% डोमिसाइल नियम लागू किया जाएगा।
दोस्तों बिहार से एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ पर एक युवक अपनी पत्नी को गहने बेच करके मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और उसकी नौकरी लगी, लेकिन वही पत्नी अपने पति को धोखा दे करके दूसरे गैर मर्द के साथ रहने लगी। जहाँ रंगे हाथों पकड़ी गई है, खुद पति ने ये रंगे हाथों पकड़ा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि इसकी पत्नी का नाम पूजा है। पूजा का सपना था कि वे एक दिन सरकारी नौकरी करें। इस सपने को साकार करने के लिए उसके पति पंकज ने न सिर्फ दिन रात मेहनत की, बल्कि अपनी मां के गहने तक बेच डाले ताकि पूजा की पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। आखिरकार पूजा को अग्निशमन विभाग में फायरमैन की नौकरी मिल गई और उनकी पोस्टिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई। बिहार के हाजीपुर से यह हैरान कर देने और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी के सुनहरे भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब उसकी पत्नी को नौकरी मिली तो फिर वही रिश्ता धोखा और दर्द में बदल गया। जब पति अब न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। जी आपको बता दूं कि 2020 में हाजीपुर निवासी पंकज कुमार शाह ने पूजा कुमारी से विवाह किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा का सपना था कि वे एक दिन सरकारी नौकरी करें। जब इस सपने को साकार करने के लिए पंकज ने न सिर्फ दिन रात मेहनत की, बल्कि अपनी मां के गहने तक बेच डाले ताकि पूजा की पढ़ाई में कोई भी रुकावट न आए। आखिरकार पूजा को अग्निशमन विभाग में फायरमैन की नौकरी मिल गई और उनकी पोस्टिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई। जहाँ नौकरी मिलने के बाद पूजा की ट्रेनिंग शुरू हुई। इसी दौरान पंकज को जानकारी मिली कि पूजा के संबंध उसी विभाग में कार्यरत एक सहकर्मी राहुल कुमार से बन रहे हैं। जब पंकज ने इसका विरोध किया तो फिर पूजा ने तलाक की मांग कर दी। पंकज का आरोप है कि इसके बाद पूजा ने उन्हें झूठे मुकदमों और फिर जान से मार देने की धमकी में उलझा दिया। पंकज ने पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद ली। इस दौरान पंकज ने उस किराए के मकान पर छापा मारा जहां पूजा रह रही थी। जब वहां पर पूजा अपने सहकर्मी राहुल के साथ अर्धनग्न अवस्था में थी। जहां बताया जा रहा है कि राहुल उस समय बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है और पंकज ने वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया है। पंकज ने चांदपुर थाना में इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और वीडियो साक्ष्य भी सौंपे हैं। साथ ही साथ उस जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि पूजा के विभागीय प्रभाव के कारण मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और फिर उस पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों बिहार में राजद कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के तनाव पैदा हो गया है। जहां कांग्रेस एक बार फिर से पिछली बार की तरह ज़्यादा सीटों पर दावेदारी करके हिंदी पट्टे के इस महत्वपूर्ण राज्य में अपने दमदार उपस्थिति बनाए रखना चाहती है, जबकि राजद कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने की गलती नहीं करना चाहती है। जब पिछले सप्ताह महागठबंधन नेताओं की हुई बैठक में केवल जिताओ चेहरों पर दाव लगाने पर सहमति बनी थी और सभी घटक दलों से ऐसे चेहरे और फिर सीटों की पहचान करने को कहा गया था, लेकिन इसके एक सप्ताह के अंदर ही महागठबंधन के दलों में सीटों पर तनाव गहरा गया है। राजद सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 पर सफलता हासिल पाई थी, यानी कि 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं पर कांग्रेस के कम बेहतर स्ट्राइक रेट का गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था और वे सत्ता में आते आते रह गई थी, लेकिन इस बार भी वे अपना दावा कम करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार पिछली बार के कमजोर स्ट्राइक रेट के बाद भी कांग्रेस ने इस बार सीटों पर दावेदारी बढ़ा दी है। कांग्रेस इस बार बिहार में अपने लिए कम से कम 100 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस का मानना है कि इस बार राहुल गांधी के बदले रुख के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि मजबूत हुई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के दबाव के कारण ही केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के बाध्य हुई है। नेताओं के अनुसार जातियों के मामले में संवेदनशील राज्य बिहार में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। एनडीए जातिगत जनगणना कराने का श्रेय लेने की कोशिश कर सकती है, जबकि महागठबंधन इसे अपनी सफलता बताने का प्रयास करेगी। दोस्तों बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जो 25 जुलाई तक चल सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कैबिनेट की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार तैयारियां शुरू हो चुकी है और 5 दिवसीय सत्र में अहम विधेयक पेश होंगे। इस 5 दिवसीय सत्र में नीतीश सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने के साथ साथ जरूरी सरकारी कार्यों को भी निपटाएगी। जब ये सत्र चुनावी साल में हो रहा है और फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सत्र में कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पेश किए जाने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं पर मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का अभिभाषण और फिर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ औपचारिक कार्य
होंगे। इसके बाद के 4 दिनों में ही सरकार के सामने जनता के सवालों का जवाब देने और फिर विपक्ष को घेरने का अवसर रहेगा। वहीं पर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और फिर नौकरी जैसे मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। चूँकि ये सत्र चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है, ऐसे में विपक्ष इसे सरकार की नाकामी उजागर करने का मौका मान रहे हैं। बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार को एक ऐसा स्टेडियम मिलने जा रहा है जो दिल्ली और मुंबई को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बता दूं कि खेलों के क्षेत्र में बिहार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अब बिहार की राजधानी पटना को जल्द ही एक और विश्वस्तरीय बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मिलने जा रहा है। ये अत्याधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत करीब 22 करोड़ रुपया की गई है। इस इंडोर स्टेडियम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कई प्रकार के खेल एक ही छत के नीचे खेला जा सकेगा। इनमें प्रमुख खेलों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, बॉक्सिंग और फिर अन्य इंडोर स्पोर्ट यहाँ पर खेल सकेंगे। और साथ ही साथ ये स्टेडियम महज इमारत नहीं बल्कि खिलाड़ियों के सपने को पंख देने वाला प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर वॉशरूम, चेंजिंग रूम, वार्म अप जोन, मेडिकल रूम और रिसेप्शन सहित उपयोगिता भवन होगा। आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने कहा कि आने वाले समय ऐसा होगा जब अंग्रेजी बोलेंगे तो शर्म आएगी। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं की तारीफ करते हुए कहा कि देश में ऐसा समाज बनेगा जहां अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। एक दिन हम अपनी भाषा में ही देश चलाएंगे, अपनी भाषा में ही सोचेंगे, शोध करेंगे यानी रिसर्च करेंगे और फैसले लेंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जहां पर अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, देश में ऐसा समाज बनेगा जहां पर अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। अपनी भाषा के बिना हम भारतीय नहीं कहलाएंगे। आज अपने देश के इतिहास, संस्कृति और फिर धर्म को विदेशी भाषाओं में नहीं समझ सकते। अधूरी विदेशी भाषाओं के माध्यम से पूरे भारत को देखा और फिर समझा नहीं जा सकता है। जब मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इस लड़ाई को जीतेगा। अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय समाज इस लड़ाई को जीतेगा और अपनी भाषाओं पर गर्व महसूस करेगा। हम अपना देश अपनी भाषा में चलाएंगे। विचार, शोध और फिर फैसले हमारी अपनी भाषा में होंगे। इस पर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार में नवगठित आयोगों में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह मिलने पर शुरू हुई राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजाजी को आयोग में जगह मिलने पर सवाल उठाए। लोजपा के जमुई सांसद अरुण भारती जवाब देने के लिए सामने आए। चिराग पासवान के दूसरे जीजा अरुण भारती ने आरजेडी और फिर लालू परिवार में व्याप्त परिवारवाद को लेकर के उन पर हमला बोला है। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान अरुण भारती ने कहा कि जो लोग कमाई के जमाई पर सवाल पूछ रहे हैं वे तो बालिग होने से पहले ही खुद हो गए थे, चाहे वो चारा घोटाला हो जो उनके पिता ने की थी या फिर जब उनके पिता रेल मंत्री थे तब बिहार में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे थे। सवाल उठाने वाले को ये देखना चाहिए कि सामने वाला अपनी पार्टी में कितना योग्य है, शिक्षित है और फिर पार्टी में उसका कितना लंबे समय से योगदान रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा है कि आप किसी 9वीं फेल से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद का सपना रखने वालों से इसी तरीके के बयान की उम्मीद की जा सकती है। हमारी तरफ से उन्हें सुझाव होगा कि कुछ आयोगों के नाम हमारी तरफ से भी रखा जाए। एक आप रखिए चारा आयोग, दूसरा लालू प्रसाद यादव आयोग और तीसरा रख दीजिए बेचारा आयोग। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर चिराग पासवान ने कहा कि हम सब बिहारी को खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार दिखता है। ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर के मेरे प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा गंभीर है और जब जब प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तब तब बिहार को हजारों करोड़ की सौगात देकर के गए हैं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसी सौगात है जो निरंतर दिखती है और आज हम लोग जहाँ पर हैं, जिस परिसर में खड़े हैं, ये
एयरपोर्ट ही लंबे समय से बिहार की मांग रही थी। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है। ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के जरिए दिए गए बयान पर की गई कि जमाई आयोग भी बना देना चाहिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता अलग है। कई लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार की मूलभूत ज़रूरत को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाए और इसी सोच के साथ निरंतर लक्ष्य से भटकना चाहते हैं। वहीं पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे पूछिए ना, पूछिए कि प्रधानमंत्री से पूछिए कि आप ये वादा किया था, ये वादा पूरा नहीं हुआ है। ये सवाल कीजिए, आपने एयरपोर्ट कहा था नहीं दिया, नया एम्स बोला था नहीं दिया, ये सवाल कीजिए ना। जब ये बातें करते हैं तो फिर आप लक्ष्य के सामने वाले को भटकाने का प्रयास करते हैं और मेरा जिक्र करें तो फिर हम तो किसी को नहीं कह रहे हैं कि कोई भाई बहन आयोग बनना चाहिए। यहाँ सीवान जिले में पीएम मोदी की भव्य जनसभा होने वाली है आज, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई है। जहाँ सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच सीवान में पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर के जानकारी सामने आई है। दरअसल मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होगा, इससे जुड़ा हुआ अपडेट आ गया है। आपको बता दें कि सीवान में होने वाली जनसभा में आसपास के अन्य जिलों को भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहाँ 11:15 पर कुशीनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी प्रस्थान करेंगे और 11:50 पर जसोली हेलीपैड पर उनका आगमन होगा, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी करीब 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद 12 बजे से सजोली में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी जनसभा पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्र 54 साल हो गई है, लेकिन वह 35 साल के दिखते हैं। दरअसल आपको बता दो कि भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक राहुल गांधी का कल जन्मदिन था, यानी कि 19 जून को वह जन्मदिन मनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस साल भले ही 54 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और ऊर्जा देख करके लोग अक्सर चौंक जाते हैं। जहाँ फिट बॉडी और ग्लोइंग स्किन तक 54 साल के राहुल गांधी का लुक 35 साल के युवाओं जैसा लगता है। लंबे पैदल मार्च, ट्रैकिंग, साइकिलिंग से लेकर के अनुशासन जीवन शैली तक राहुल गांधी का फिटनेस रूटीन किसी एथलीट से कम नहीं है। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिर 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी इतने जवान और फिट कैसे दिखते हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर उनके खाने पीने और फिटनेस का राज और रूटीन बताने वाले हैं। तो राहुल गांधी के खाने पीने के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिटनेस का राज उनके खान पान पर निर्भर करता है। वे सादा और संतुलित खाना खाते हैं। राहुल गांधी किसी भी ग्लैमरस डाइट या फिर महंगे हेल्थ सप्लीमेंट पर भरोसा नहीं करते हैं। वे हमेशा घर का खाना, बना खाना और कम तला भुजा और पौष्टिक खाना खाते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में अपने खान पान के बारे में बताया था कि वे क्या खाना पसंद करते हैं और किन चीज़ों से परहेज करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की दिन की शुरुआत गुनगुने पानी या फिर नींबू पानी से करते हैं, जब वे सुबह 1 कप कॉफ़ी और शाम को चाय पीते हैं। जब स्वस्थ त्वचा और ऊर्जा के लिए राहुल गांधी दिन भर खूब पानी पीते हैं। नारियल पानी, ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स को भी डेली रूटीन में शामिल करते हैं। राहुल गांधी के अनुसार उनकी डाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जब वे हेल्दी और फिर संतुलित भोजन लेना पसंद करते हैं। हरी सब्जियां, दाल, रोटी, फल और फिर सलाद उनकी थाली में नियमित रहती है। अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या नहीं खाते हैं। तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी मसालेदार खाना पसंद नहीं करते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड और फिर हाई शुगर आइटम से वे दूरी बनाए रखते हैं। राहुल गांधी मीठा का सेवन नहीं करते, हालांकि उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है और वे इसके सेवन से खुद को रोक नहीं पाते हैं। राहुल गांधी को कटहल और फिर मटर खाना पसंद नहीं है। वे कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से बचते हैं, लेकिन अगर उन्हें रोटी या फिर चावल में से कुछ खाना होता है तो फिर वे रोटी का सेवन करते हैं। वे चावल और चीनी अपने डाइट से दूर रखते हैं। वहीं पर राहुल गांधी नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, जहाँ उनकी पसंदीदा नॉन वेजिटेरियन डिश चिकन टिक्का, सींग कबाब और फिर प्लेन ऑमलेट। राहुल गांधी सी फूड और फिर मटन भी खाना पसंद करते हैं। अब राहुल गांधी के वर्कआउट के बारे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोजाना शारीरिक एक्टिविटी से खुद को फुर्तीले रखते हैं। वे रोजाना दौड़, वॉक और फिर कार्डियो करते हैं, जहाँ इसके अलावा साइकिलिंग, ट्रैकिंग और फिर पर्वतीय भ्रमण उनके शौक में शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। राहुल गांधी ने जापानी मार्शल आर्ट्स एकिडो की ट्रेनिंग ली है और रोजाना इसका अभ्यास भी करते हैं। मार्शल आर्ट्स के अलावा राहुल गांधी ड्राइविंग करना भी पसंद करते हैं। रोज 30 से 35 मिनट का एक्सरसाइज उनके रूटीन का हिस्सा है। दोस्तों, सुबह का नाश्ता करना सेहत के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर नाश्ता अच्छा और फिर पौष्टिक हो तो फिर शरीर में दिन भर एनर्जी रहता है, लेकिन अगर ये ख़राब हो तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभी हम आपको ऐसे 5 सबसे ख़राब नाश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर आप दिन भर पेट की समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो सबसे पहले चाय बिस्किट। आज न जाने कितने लोग अपनी सुबह की शुरुआत चाय और बिस्किट के साथ करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक ये तरीका बहुत ही गलत है। इससे शरीर को कोई भी पोषण नहीं मिलता है, बल्कि खाली पेट आंतों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह संतुलित भोजन के बाद ही थोड़ा चाय या फिर कॉफ़ी लें और फिर बिस्किट की जगह नट्स या फिर अंडे खाएं। इससे शरीर को असली पोषण मिलता है। वहीं पर दूसरा है सुबह दूध के साथ अनाज खाना। या सुबह दूध के साथ अनाज खाना कई लोगों का पसंदीदा नाश्ता होता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह हेल्दी नाश्ता उतना हेल्दी नहीं है जितना इसे माना जाता है। दरअसल इसमें शुगर होती है और प्रोटीन लेवल कम होता है। इसे खाने से शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे दिन भर एनर्जी लेवल कम रहता है। या इतना ही नहीं, ज़्यादातर लोग रिफाइंड गेहूं के आटे से बनी रोटी खाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब है। या प्रोसीड फिलिंग वाली रिफाइंड ब्रेड का सेवन आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से शरीर का ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। जब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह हल्का नाश्ता करना पसंद करते हैं और वे फलों का जूस और टोस्ट को अपना नाश्ता बना लेते हैं, लेकिन इसको हेल्दी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। दरअसल ये दोनों ही चीज़ें शुगर का पावर हाउस है। इसमें प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है, जो शरीर में इंसुलिन बढ़ाता है। इसकी जगह साबुत फल खाना शुरू करें, जिससे आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा और आप हल्का महसूस करेंगे। दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद यादव ने यह ऐलान आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में किया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान भी किया है। वहीं पर दूसरी ओर भारत गठबंधन में यानी कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। जब कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी दलों के से एक सप्ताह के अंदर अपनी सीटों के नाम बताने को कहा था। साथ ही साथ ये भी पूछा गया था कि सभी दल बताएं कि वे इस सीट पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पर आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम चेहरे के तौर पर पेश किया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है। सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर सहमति बना सकती है। 3 दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तेजस्वी से मुलाकात करके जल्द सीट बंटवारे की मांग की थी। वहीं पर कांग्रेस ने दावा किया था कि 1 महीने के अंदर सीट बंटवारा हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी इस बार 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। इसमें से वे 15 से 20 सीटें सहयोगियों को दे सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी 71 भर्ती के लिए पदों की बम्पर इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के जरिए कुल 1264 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती में डीएसपी के 14 पद भी शामिल है। आयोग ने अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी है। पहली अधिसूचना 30 मई 2025 को 1250 पदों के लिए जारी की गई थी, जिसमें 100 सीनियर डिप्टी कलेक्टर और फिर 89 FAO के पद शामिल थी। वहीं पर हाई स्कूल और इंटर स्कूल में अनुकंपा के आधार पर क्लर्क और फिर परिचारी की बहाली होगी। उधर नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लर्क और फिर परिचारी संवर्ग में नियुक्ति के लिए 2 नई नियमावली को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस्त का इंतजार 20वीं किस्त का इंतजार
पूरे देश भर के किसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज शुक्रवार को ट्रांसफर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले मौके की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ये किस्त ट्रांसफर की जाएगी। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज शुक्रवार को ट्रांसफर हो सकती है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को यानी कि आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं और फिर इसी दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त ट्रांसफर करने का कार्यक्रम भी होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे। ये कार्यक्रम बिहार के भागलपुर में हुआ था, जब तब 9 करोड़ 80 लाख किसानों को लाभ मिला था। वहीं पर 18वीं किस्त में 20,665 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 19वीं किस्त जारी होने से पहले तक 9 करोड़ 60 लाख किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन पात्र किसानों की पहचान प्रक्रिया को बढ़ाते हुए 19वीं किस्त के मौके पर लिस्ट में 20,000 और किसानों को शामिल कर लिया गया था। वहीं पर 19वीं किस्त जारी होने के साथ योजना शुरू होने के बाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 3,68,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए थे। वहीं 20वीं किस्त से पहले भी मई में किसानों के बीच इस योजना के लिए ई-केवाईसी अभियान चलाया गया था, जो 31 मई तक चला। अब सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी बिहार के सिवान में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से ही कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। उसी कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी की जा सकती है। दोस्तों, राजद राज्य परिषद की कल बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लिए बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने ही मंच से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनीलाल मंडल के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ जगदानंद सिंह के लिए कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से चाहेंगे कि वे जगदानंद सिंह को भी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दें। वहीं पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। उन्हें बिहार और फिर बिहारियों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश नहीं जाते हैं, जहां राज्य के विकास की बातें होती है, लेकिन वे एनडीए की बैठक में जाते हैं। ये फ़र्क दिखता है कि वे कैसे सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीने उन्होंने नीतीश सरकार के साथ बिहार में सरकार चलाने का काम किया। इसमें शिक्षकों की नौकरी, जातिगत जनगणना, अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था आदि की काम करके हमने दिखाया है। लेकिन एनडीए की मौजूदा सरकार में बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। जब बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन एक ही काम गिनाने के लिए नहीं है, एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। इसमें कंपटीशन है कि कौन लालू यादव और तेजस्वी को ज़्यादा गाली दें। वहीं पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी पगड़ी तो नीतीश कुमार ने खुलवा दी, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ लालू यादव को गाली देना रह गया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा में गाली देने की प्रतियोगिता लगी है, कंपटीशन चल रही है। भाजपा को रोजगार, शिक्षा और फिर गरीब पर बोलने की फुर्सत नहीं है, उन्हें सिर्फ गाली देने से मतलब है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव को गाली देने की प्रतियोगिता लगी हुई है। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल भी इसी रास्ते पर है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने नीतीश कुमार को इतनी गंदी गालियां दी थी जिसे बोला नहीं जा सकता। ऐसी बातें कही है कि सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ है। दोस्तों, बिहार की राजनीति की चर्चा में तो बनी रहती है, लेकिन यहाँ के चर्चित नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी काफ़ी दिनों से सुर्खियों में हैं। अनुष्का यादव के साथ नाम जोड़ने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से भी बेदखल कर दिया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल लोग ना करें। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फ्रेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। तेज प्रताप यादव ने एक फ़ोटो भी पोस्ट की है जिसमें लालू यादव की तस्वीरें भी दिख रही है। इस फोटो में तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की तस्वीर की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 1 महीने पहले ही तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि जिसमें उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर के खुलासा किया था। तेज प्रताप यादव ने बताया था कि 12 सालों से वे रिलेशनशिप में हैं, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरी साथ इस तस्वीर में जो
दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और फिर प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ये बात आप लोगों से कहना चाहता था। इस पोस्ट के बाद से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई, खास करके आरजेडी में उथल पुथल हो गई, एक तौर पर कहा जाए तो। दोस्तों, क्या जनसुराज मनीष कश्यप और पवन सिंह जैसे नेताओं के भरोसे खड़ी हो पाएगी? दरअसल मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात लखनऊ में हुई है और उसका कनेक्शन बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। दोनों में कुछ बातें कॉमन है और उनमें एक है उनका बीते वक्त बीजेपी से जुड़ा होना। जहां तक मनीष कश्यप और पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ाव का सवाल है, वह बस बताने भर का ही लगता है। पवन सिंह को तो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का टिकट भी मिला था, लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी में तवज्जो मिलने जैसे कुछ भी नहीं लगा। जब लखनऊ की मुलाकात के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि मनीष कश्यप और फिर पवन सिंह जनसुराज में जा सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि एक दूसरे के लिए कौन कितने काम आता है। जब प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान के बाद खुलकर की चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। जब प्रशांत किशोर का दावा है कि वे बिहार में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे लेकर के वे महागठबंधन और एनडीए दोनों पर हमला बोलते हैं। अब सवाल है कि मनीष कश्यप और फिर पवन सिंह अगर जनसुराज पार्टी में जाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के बिहार में बदलाव लाने में क्या योगदान दे सकते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या जनसुराज पार्टी मनीष कश्यप और पवन सिंह जैसे नेताओं के भरोसे खड़ी हो पाएगी। जब पवन सिंह को भोजपुरी क्षेत्र में पावर स्टार भी कहा जाता है, जहाँ अपने गीतों और फिर भोजपुरी फिल्मों के लिए खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन अक्सर विवाद में भी आ जाते हैं, कभी अपने गीतों को लेकर तो कभी किसी और वजह से। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर पलटवार किया है। कहा कि मैंने उनके आकाओं को सोशल मीडिया के चलाना सिखाया है, ये हमारी जांच करवा ले, आरोप साबित हुए तो फिर राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन सीमांचल के जिस मेडिकल कॉलेज पर उन्होंने कब्जा किया है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। जहाँ दरअसल बात है कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा जनसुराज और प्रशांत किशोर पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आकाओं और नेताओं को हमने ही सोशल मीडिया सिखाया है, उन्हें सोशल मीडिया का कोई ज्ञान नहीं है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को। और ये जो आरोप लगा रहे हैं वह इनकी अपनी मूर्खता को दर्शाता है, क्योंकि जिस फेसबुक ग्रुप की बात ये कर रहे हैं उसे भाजपा के 2 लोग 2016 से चला रहे हैं और ग्रुप में कोई भी पोस्ट कर सकता है। भाई, बिहार और दिल्ली में इनकी सरकार है, इसलिए जांच करानी है तो फिर करवा लीजिए। उन्होंने दिलीप जायसवाल को चुनौती दी है कि अगर उनके आरोप सही साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अगर दिलीप जायसवाल के आरोप गलत साबित हुए तो उन्हें बिहार के युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कॉलेज हड़पना जानते हैं। इन्होंने सीमांचल में अल्पसंख्यकों के एक मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए, ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने इस बारे में और क्या बातें कही है, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए।